Hello everyone, the topic of this lecture is human evolution and emergence of man. सबसे पहले देखते हैं ह्यूमनाइजेशन. इट्स एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मैन. तो मॉडर्न मैन के डेवलपमेंट के लिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो हुई थी उसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन, और उसको ही डिटेल में स्टडी करा जाता है ये चेंजेस देखने के लिए कि ह्यूमन बीइंग टाइम टू टाइम कैसे ह्यूमन बीइंग में चेंजेस आए और एज अ मॉडर्न मैन एमर्ज हो सका. फिर देखते हैं कि मेजर्स में सबसे पहले है पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू स्टडी करा जाता था इनको. बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल स्टडीज़ करी जाती थी कि बायोलॉजी में कैसे चेंजेस आए, ह्यूमन बीइंग में टाइम के साथ उसके जीन्स में कैसे चेंजेस आए, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए और वो इन्वायरमेंट के चेंजेस ने ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट डाला. फिर उसके बॉडी साइज़ में कैसे चेंजेस आए. जैसे देखते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन बींग का साइज़ होता था वो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, धीरे धीरे ह्यूमन बींग का साइज़ वो बड़ा होना शुरू हुआ. तो वो क्यों हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और इस तरह के चेंजेस उसमें देखे जाते थे. फिर फंक्शनल स्टडीज़ देखी जाती थी, पर्टिकुलरली उनकी डाइट से रिलेटेड और लोकोमोशन से रिलेटेड, मतलब वो क्या खाया पिया करते थे और क्या खाने से उनकी डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट डलता था और किस तरह से उनके उनके ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस की वजह से मॉडर्न मैन ऐसे एमर्ज हो चुका. फिर है देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे. तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता क्या है. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट के साथ वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस तरह से पॉपुलेशन का उसको अडॉप्ट करते हुए जो चेंजेस आते हैं, दैट आर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. कल्चरल इवोल्यूशन में तो दोनों ही आते हैं. मेंटल और मटेरियल अचीवमेंट्स जो ह्यूमन बींग्स ने कर दिए, सोसाइटी में कर लिए, उसके साथ जो ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आते हैं वो होते हैं कल्चरल इवोल्यूशन. तो देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले था इरेक्ट पोस्चर एंड बायपेडलिज्म, कि ह्यूमन बींग जो है वो सीधा खड़ा होने लग गया था. जो अर्ली ह्यूमन होता था वो सीधा नहीं खड़ा होता था, ना ही वो दो पैरों पे चल पाता था. तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग सीधा खड़ा होने लग गया, दो पैरों पे चलने लग गया. रीमॉडलिंग ऑफ द फेस एंड टीथ, ह्यूमन बींग का जो फेस होता था वो प्रोट्रूडेड होता था, बाहर की तरफ दांत होते थे, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ जाने लगे. तो इस तरह से फेस में चेंजेस आए. ऑपोजिशन ऑफ द थंब, जो ह्यूमन बींग की फिंगर्स के साथ हुआ करता था पहले उसका थंब, फिर इसकी ग्रेस्पिंग हैबिट की वजह से थंब जो है वो अपोजिट आ गया फिंगर से. तो अपोजिबल थंब आने की वजह से भी ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आए. एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का जो साइज़ होता था वो पहले कम हुआ करता, ब्रेन की कैपेसिटी भी कम हुआ करती थी. धीरे धीरे जैसे ह्यूमन बींग्स में बायोलॉजिकल चेंजेस आते रहे, टाइम के साथ उसके डेवलपमेंटल नीड्स के साथ ब्रेन के साइज़ में भी डेवलपमेंट आया और उसकी कैपेसिटी में भी डेवलपमेंट हुआ. चेंजेस इन द विजन पैटर्न्स, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही विजन पैटर्न भी ह्यूमन का चेंज होता गया. फिर देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स क्या थे. लैंग्वेज एंड स्पीच, जैसे जैसे ब्रेन का साइज़ बड़ा हुआ तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, स्पीच का डेवलपमेंट हुआ. सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ अर्ली ह्यूमन जो था वो हंटर गैदर्स हुआ करता था. जब सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ तो बात करने की नीड जब एक दूसरे से बनी तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया. फिर सेकंड है टूल मेकिंग एंड यूज़, जैसे जैसे इनकी इकोनॉमिक हैबिट में चेंज आता गया तो टूल मेकिंग की ज़रूरत भी बढ़ती गई. तो इसी वजह से फिर इनका यूज़ भी अच्छे से करने लगे और इसी वजह से इनके कल्चर में भी इम्पैक्ट पड़ा. ऑल्दो ये बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स अलग अलग हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं. दोनों ने ही एक दूसरे को प्रमोट किया है, दोनों ही एक दूसरे की वजह से आए हैं. जैसे एग्जांपल है फूड गैदरिंग. फूड गैदरिंग के हैबिट में इनकी चेंजेस की वजह से, फूड गैदरिंग करने की वजह से इनका फ्रंटल लॉब जो था वो ह्यूमन बींग का वो एक्सपैंड होने लग गया था. बायोलॉजिकल चेंजेस में देखें तो फीमेल का जो प्यूबिक ओपनिंग थी उसका साइज़ बढ़ने लग गया, उसका हिप रीजन था जो वो बढ़ने लग गया. पहले जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे उनमें जो डिलीवरी होती है वो जल्दी हो जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि डिलीवरी लेट होने लगी, जिससे कि जो मोर्टेलिटी रेट था चिल्ड्रन का वो कम होने लग गया, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन वुमेन की फीमेल की अपनी मदर की बॉडी में ही मिल जाता था. तो ये इस तरह से वो इन्फेंट जो था वो मदर पे डिपेंड होने लग गया. काफ़ी टाइम जब मदर की बॉडी पे रहता था तो मदर चाइल्ड का बॉन्ड अच्छा हुआ, मेल फीमेल का बॉन्ड अच्छा हुआ, क्योंकि मेल पार्टनर भी इस टाइम पे इनको फीमेल को सपोर्ट करते थे चाइल्ड की डेवलपमेंट में. इससे क्या है डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ कि हंटिंग और हाउस होल्ड वर्क पे काम बढ़ गया, कि हंटिंग जो है वो मेल पार्टनर करेगा, हाउस होल्ड वर्क जो है वो फीमेल पार्टनर करेगी. इस तरह से चेंजेस आए. फिर देखते हैं कि लैंग्वेज में जो चेंजेस आए उसमें भी ब्रेन में चेंजेस लाए. जैसे ब्रेन का जो ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया एंड एंगुलर गायरस, इनके लिए भी फेवरेबल कंडीशंस बनी, इनका भी इन ब्रेन के एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हुआ. तो हमारा जो सिंबॉलिक थॉट और कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो गया, उनका डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ. और इसके अलावा इरेक्ट पोस्चर और बायपेडलिज्म की वजह से भी ये अपना टूल मेकिंग और उनके यूज़ को शुरू कर सके.
तो ऑल दो बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स दोनों ने ही ह्यूमन के एवोल्यूशन पे फ़र्क डाला है, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स पहले शुरू हो चुके थे, बायोलॉजिकल चेंजेस जो थे ह्यूमन बींग्स में पहले शुरू हो चुके थे और कल्चरल चेंजेस बाद में हुए थे। लेकिन कल्चरल चेंजेस का जो रेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीडली चेंजेस आए कल्चरल चेंजेस, तो दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन के एवोल्यूशन में, इसलिए ह्यूमन के एवोल्यूशन को बायो कल्चरल एवोल्यूशन भी कहा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।